नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स के बारे में देखा था और आई थिंक हम लोगों ने दो क्वांटम नंबर्स को कवर कर लिया था। दैट वाज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड सेकंड वाज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग प्यार से कई बार एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बुलाते हैं, है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल हमारे पास चार क्वांटम नंबर्स होते हैं। तीन क्वांटम नंबर कहाँ से आते हैं यार, जल्दी बताओ। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि तीन क्वांटम नंबर कहाँ से आते थे। तो तीन क्वांटम नंबर हमारे सर वेव इक्वेशन से आया करते थे। एंड द लास्ट क्वांटम नंबर, द फोर्थ क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, वो हमने खुद से डाला था ताकि हम कुछ वैल्यूज को सेटिस्फाई कर सकें। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड क्वांटम नंबर एंड द फोर्थ क्वांटम नंबर। हम उसकी चर्चा करेंगे आज। ये थोड़ा सा मेरे बारे में है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मुझे अब तक पढ़ाते हुए लगभग 11 साल हो चुके हैं। अभी मैं फिलहाल नारायणा के स्टार्ट सीओ बैच से पढ़ा रहा हूँ और मैं इससे पहले फिटजी पटना के साथ था। एंड 2023 में ऑल इंडिया रैंक 80 विवस्वान सब्यसाची, उसको मैंने पढ़ाया था, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आओ देखते हैं फटाफट। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोस्तों, इसका सिंबल होता है ML। ये इसका सिंबल होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको आप लोग ML से डिनोट कर सकते हैं। ML की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। द वैल्यू ऑफ ML लाइज फ्रॉम -L, 0, +L। क्या मतलब है सर इसका, इन सारी चीजों का मतलब बताऊंगा मैं भी आप लोगों को। तो ML की वैल्यू -L से +L तक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा L की वैल्यू 3 है। जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर L की वैल्यू 3 है तो ML की वैल्यू -3 से +3 होगी। एंड यहाँ आपने कोई इंटीजर्स डाल देने हैं, तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। ये हमारे पास ML की वैल्यूज आ जाएंगी। सवाल ये उठता है कि what does magnetic quantum number depicts? So it is very easy to guess. Magnetic quantum number basically it gives us the orientation of the orbitals in the three-dimensional space. If you guys remember the previous quantum number, that was azimuthal quantum number or the angular momentum quantum number, it was giving us the shape of the orbital. क्या दे रहा था जल्दी बताओ। It was giving us the shape of the orbitals and the angular momentum of the orbitals also, but mainly हम याद रखेंगे कि that was giving us the shape of the orbitals. So magnetic quantum number is going to give us the three-dimensional orientation of that particular orbital in the space, कि वो orbital इस 3D space में रखा कैसे गया है, उसकी orientation कैसी है। So that is basically given by the magnetic quantum number, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में और पढ़ेंगे अभी। मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनते जाएंगे। मैं लिख दे रहा हूँ कि it gives us the orientation of orbitals in 3D space. Now, first of all, sir, what is orbitals? Because before this, we never discussed the word orbitals. We have always talked about the word orbit. So first of all, you need to understand that what is the difference between the orbit and the orbital, because then only we can proceed with this part. So orbit was a concept that was prior to this quantum model, right? And orbit, let me write it down for you guys. कि orbit क्या होता है? So first of all, in the Bohr's model as well as in the Rutherford's model, we discussed the concept of orbit, and orbit is nothing but a circular path. It is a circular path where we can simply find the electron, and electron is basically rotating in that circular path around the nucleus. Whereas orbitals, see, the concept of orbit is discarded after the Heisenberg uncertainty principle, because according to Heisenberg uncertainty principle, we cannot, I repeat, we cannot determine the position as well as the momentum of the electron simultaneously. So suppose अगर कोई electron इस circular path में move कर रहा होता, then it is very easy for us to identify its position as well as momentum, isn't it? But the electron is not moving in a circular path. अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता तो हम उसका क्या निकाल लेते, पोजीशन भी निकाल लेते, मोमेंटम भी निकाल लेते। सो नाउ here comes the concept of orbitals. What is orbital? It is a 3D region around the nucleus. It is three-dimensional region around the nucleus
where the probability of electron finding the electron is maximum in the sense around 90-95%. We will never say that probability is equal to 100%, because if probability is equal to 100%, then with certainty we can say that electron is there only, isn't it? Suppose if the probability of anything is 100%, then there is no uncertainty. There is complete 100% certainty that electron will be found there only. So in the 3D region, it is 3D region around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum, and that probability should be 95% around. Okay, so 3D region around the nucleus where the probability of finding electron is maximum, and maximum means कितना होना चाहिए यार? 90 to 95% होना चाहिए. It can never be 100%. Of course we know that. ठीक है. तो अगर ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ था तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक 2 डायमेंशनल पाथ है, वेयर एज दिस इज अ 3 डायमेंशनल पाथ. हमें सिर्फ डिफरेंस लिखने हैं तो हम और भी ऐड कर सकते हैं. लाइक अगर हम और बात करें तो ऑर्बिट इज बेसिकली नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. इट इज नॉन डायरेक्शनल. भैया सर्कल का क्या डायरेक्शन होता है? तो सर्कुलर पाथ है, सो इट इज नॉन डायरेक्शनल. Whereas the orbitals, we will see that part, that orbitals are directional. Orbitals are directional, and they are directional. That's why their 3-dimensional orientation in this space is important. How they are oriented in this 3-dimensional space. That's why we need to study that part also. So now we will discuss mainly about the orbitals, their shapes, and their orientations also. Okay. So first of all, let us discuss about the s orbital, or we will simply discuss s subshell. So for S subshell, the value of L equal to 0, isn't it? And if value of L equal to 0, then ML is equal to also 0, because it will ranging from minus L to plus L. So if L is equal to 0 itself, then the value of ML will be 0 only, right? So ML equal to 0 हो गया. अब S subshell का shape कैसा होता है? Now I will talk about the shape. So the shape looks like a sphere. This is not a circle दोस्तों, this is a spherical path. ठीक है, ये एक स्फेयर है, ये एक स्फेयर है. दिस इज स्फेरिकल शेप. थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, बट दिस इज अ स्फेरिकल शेप. नाउ सपोज इफ आई वांट टू ड्रॉ द कोऑर्डिनेट्स, तो आई थिंक हम इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स को मार्क भी कर सकते हैं कि ये हमारा z कोऑर्डिनेट हुआ, ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया, दिस इज आवर y कोऑर्डिनेट. सो दिस इज the spherical part, this is the nucleus, the center, the origin point is representing the nucleus, and this is a region, a spherical region around the nucleus. If it is spherical in shape, then this will be considered as S subshell. I hope this is clear to all of you. ठीक है. Similarly, हमारे पास P subshell भी होता है. So in P subshell, the value of L is equal to 1. And if the value of L equal to 1, then of course ML is going to have 3 values. That is -1, 0, as well as +1, isn't it? The values of ML will be -1, 0, as well as +1 also. Now we assign 3 alphabetical symbols also for -1, 0, +1, like this: px, py, pz. So what you need to remember is that P subshell contains 3 different orbitals, and those orbitals are px, py, and pz. And this is in terms of alphabet, we are naming it as px, py, pz. And if we want to assign some number to them, the number is -1, 0, and +1. Now you might be thinking कि सर -1 वाला कौन सा होगा px, py, pz में, 0 वाला कौन सा होगा, +1 वाला कौन सा होगा. The thing is, it is not, I repeat, it is not assigned. ठीक है, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है. बट सपोज अगर फिर भी तुम्हारे सर पर कोई बंदूक लगा दे, ऐसे बोले नहीं मुझे बताओ कि कौन सा वाला px है, कौन सा वाला py है, कौन सा वाला pz है. So in that case we can say that 0 वाला जो होता है, 0 वाला, this is for pz, +1 वाला can be px और py, -1 वाला भी it can be px or py. Okay, so
let us summarize the things that we have studied just now regarding the orbitals. That orbitals are the 3D space region around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum, and orbitals are directional in nature. So magnetic quantum number is going to give us the orientation, how that orbital is placed in this three-dimensional space. Now we will discuss about S subshell. So S subshell contains only one orbital, that is ML equal to 0, and it is spherical in shape. तो स्फेरिकल अगर स्फेरिकल है तो उसमें कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं बनता है. Whereas in p subshell it contains three orbitals. P subshell contains three orbitals. Repeat it after me. After me. That is p subshell contains three orbitals. That is px, py, pz, px, py, pz, px, py, pz. Okay, and ml equal to 0 is basically a sign for pz somewhat, and for -1 and +1 it is not fixed. It can be px or it can be py also. Now we will draw the shapes of px, py as well as pz. Okay, so that you can get the idea what I mean by orientation in this space, right? So suppose, let me draw the axis first of all. Suppose this is the axis, ठीक है? ये मैंने x axis बोल दिया, ये मैंने y axis बोल दिया, ठीक है? And suppose this is a 3D diagram. We need to imagine like that only. So this is z axis, ठीक है? इसको हम कॉपी कर लेते हैं because कॉपी करना जरूरी है वरना बार बार कौन बनाएगा. कॉपी, इसको पेस्ट कर देते हैं. तो ये हमारे पास पेस्ट भी हो गया, और एक और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे. ओके, तो हमारे पास बन के आ गया. नाउ वी विल टॉक अबाउट px. सो px जो होता है, px उसका शेप होता है डम्बल शेप. दिस इज कॉल्ड एज डम्बल शेप. इसको 3D में फील करना है. डम्बल शेप, डम्बल शेप, डम्बल शेप along the x-axis. So the orientation of px is along the x-axis. It is a dumbbell shape. So मान लो you are having two balloons, so you need to tie both the balloons like this, and both the balloons will be tied like this होंगे. दिख रहा है ऐसा? इस तरीके से दोनों balloons जो है वो tie हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है? ये दोनों balloons हैं. So and there this point is representing the nucleus point. Okay, so this is your px. Similarly py कैसा होगा? तो py भी डम्बल शेप बनेगा, but it will be along the y-axis. ठीक है? So this is also dumbbell shape, but along the y-axis. This is our py. अगर मुझे pz बनाना है, तो बस जैसा आप सोच रहे थे वही है. मतलब इस बार से आपको डम्बल बनाना है, but along the z-axis. So I think this time you might understand, you might feel also that px, the direction of px is along the x-axis. Similarly, py, the direction of py is along the y-axis, and similarly, we are having the pz, the direction of pz is along the z-axis. So we are having px, py, and pz, and they are having some direction. So they are called as directional orbitals. क्या बोलते हैं जल्दी बोल दो? They are called as directional orbitals. They are called as directional orbitals. Whereas s को देख लो भैया. S को देख लो फिर से एक बार. S is completely spherical in shape. You move in any direction from the nucleus, in the x or y, in the z, it will be same in the nature. So it is non-directional. So if they ask in the exam that which of the following subshell is non-directional, or which of the following orbitals is non-directional, the answer is going to be S orbital is non-directional in nature, whereas p orbitals are directional. Okay, and similarly I know that you guys are waiting for D also, है कि नहीं? तो हम लोग बात कर लेते हैं D subshell की. So D subshell, the value of L is going to be 2, isn't it? So L equal to 2 is D. It means that the value of ML is going to be from -2 to +2. So what values are going to come in between? It will be -2, -1, 0, +1, and +2, right? So in total, we are having these many orbitals. From -2, -1, 0, +1, +2. This total 5. ठीक है? अच्छा, इन पांचों का नाम क्या होता है? याद देखो लिख रहा हूं. dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, and dz square. टोटल 5 होते हैं. dxy, you will repeat it after me. dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, and dz square. So we are having in total 5 different orbitals in the D subshell. Okay, and again the values of none of them is fixed, means -2 कुछ भी सकता है, -1 कुछ भी सकता है. अगेन लेकिन कोई सर पे बंदूक लगा रहे, नहीं भाई बताओ कौन सा वाला कौन सा है. तो only for this 0 we can say that it can be called as dz square.
सिर्फ वो फिक्स है, बाकी कोई फिक्स नहीं है यार। ठीक है, अब इनके शेप्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर शेप। इनका शेप कैसा होता है, कैसे दिखाई देगा हमें, ये सब आओ देखते हैं। अगेन आई नीड टू ड्रॉ दी एक्सेस। ठीक है, इस बार मैं 2 ही एक्सेस बनाऊंगा और मैं इसी के माध्यम से आपको सब समझा दूंगा। लेट में कॉपी इट, कॉपी हो गया, पेस्ट भी हो गया, ओके, पेस्ट हो गया, ग्रेट, पेस्ट हो गया, ये पेस्ट हो गया। तो हमने सभी को पेस्ट कर दिया। नाउ लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। पहले हम बात करते हैं डी एक्स वाई। जिसका भी आपको फोटो बनाना है ना, तो पहले आप उसका एक्सिस डालो। एक्स वाई लिखा है तो एक एक्सिस पे एक्स लिख दो, एक पे वाई लिख दो। सपोज मुझे इसके बाद डी वाई जेड बनाना है, तो मैं एक पे जेड लिख दूंगा, एक पे वाई लिख दूंगा। द थिंग इज बोथ द एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एक्स कोई भी सकता है, वाई कोई भी हो सकता है, और जेड भी कुछ भी हो सकता है। तो एक्स वाई जेड इज नॉट फिक्स्ड, बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग इट, राइट। यहाँ लिखना है मुझे डी जेड एक्स, सो एनी वन एक्सिस कैन बी जेड, एनी वन ऑफ देम कैन बी एक्स। नाउ सपोज इफ आई वांट टू ड्रॉ डी एक्स वाई, कैसे बनता है देखो, ऐसे बना दिया। सर ये तो पहले जैसा ही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही, तो इस बार ऐसे बना दिया। तो दिस टाइम दिस इज कॉल्ड एज डबल डंबल। क्या बोलते हैं बोलो, दिस इज कॉल्ड एज डबल डंबल, है कि नहीं। देखो एक डंबल तो पहले की तरह ये रहा, दिस इज वन डंबल, दिस इज वन डंबल, एंड दिस इज सेकेंड डंबल। तो दिस इज कॉल्ड एज डबल डंबल शेप। ये चारों बैलून है, ठीक है। एक बैलून की तरह लोब्स बोलते हैं, वी कॉल देम इन इंग्लिश लोब्स, लोब्स, LOBES, लोब्स, LOBES, लोब्स। So DXY, it is a double dumbbell shape. We are having total 4 lobes, okay, and all the 4 lobes are 3-dimensional in nature. It is like balloon lobes है, okay, and इस तरीके से प्लेस्ड होते हैं। Similarly DYZ, तो अगर आप पैटर्न को समझ चुके हैं, तो I think you guys know that how the DYZ is going to look like, isn't it? तो सर मतलब कि हमें इस बार डबल डंबल बनाना है, लेकिन Y और Z के बीच में बनाना है, y और z के बीच में बनाना है। Similarly, we are having dzx. So dzx is again a double number, and it will be in between z and x axis. So dxy, dyz, dzx, इसको इस तरीके से बनाया जाता है दोस्तों। Now this is again x axis, this is y axis. So I will be drawing the x square minus y square. यहाँ देखो, ये एक्सिस के ऊपर बनता है, ऊपर वाले एक्सिस के बीच में थे, it is on the axis. The shape is again double dumbbell only. The shape is again double dumbbell only, but this time you need to understand that this is on the axis. This is the x square minus y square. And suppose this is z axis and this is x axis or y axis, or this can be considered as a xy plane. xy plane मान लेना है आपको, इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे कैसी फोटो बनती है, सुंदर सी, बिल्कुल आप जैसी सुंदर सी एक तस्वीर बन जाएगी यहाँ पर। सर ये तो पीजेड जैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही बोला आपने। और साथ ही साथ यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क होता है, सर्कुलर डिस्क। तो दिस इज अ सर्कुलर डिस्क लाइक दिस, ठीक है। जैसे आपने इन द बुक्स यू माइट हैव सीन द पिक्चर ऑफ सैटर्न, राइट, प्लैनेट। तो पीछे प्लैनेट है और उसके आसपास एक सर्कुलर डिस्क होती है, घूम रही होती है। सिमिलरली इन द मिडिल वी आर हैविंग अ डंबल व्हिच इज having the orientation along the z axis, and the circular disk is there in the xy plane. तो ये अपने को कुछ ऐसा दिखाई देता है। Okay guys, so I have drawn the picture of all the 5 different orbitals of D subshell: dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, and dz square. Now can you tell me a basic difference between the above 3 and the lower 2? Okay, let me tell you. The basic difference is, sir, above 3, dxy, dyz, or dzx, they are drawn in between the axis, whereas sir, dx square minus y square and dz square, the last one, the name I forgot to write it, this one is dz square, they are drawn on the axis.
So the lower two, dx square minus y square and dz square, are drawn on the axis. So basically these two are called as, इन दोनों को हम प्यार से बुलाते हैं axial d orbitals. क्या बोलते हैं बोलो? Axial d orbitals. Why the term axial? Because they lie on the axis. That's why the term used is axial d orbital. And these three are called as non-axial d orbitals. बेटा इनको हम बोलते हैं नॉन एक्सियल. नीचे के दोनों को बोलेंगे एक्सियल, ऊपर के दोनों को बोलेंगे नॉन एक्सियल, बिकॉज ऊपर के तीनों एक्सिस पे नहीं है. दे आर इन बिटवीन द एक्सिस, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज नॉन एक्सियल. Whereas the lower two are present on the axis, that's why they are called as axial d orbitals. I hope it's clear to all of you, right? And the last quantum number now we are having is, okay, suppose if I ask a question that are d orbitals directional or not? So I think the answer is very clear. They are also directional in nature. D orbitals are also directional in nature, right? The next concept is spin quantum number. Okay, I think in the previous lecture, when I introduced the concept of quantum numbers, I told you that principal quantum number is going to give us the city of the electron. Basically, the quantum numbers are helping us to locate the electron, to find the electron. They are basically representing the address of the electron. So principal quantum number gives the city of the electron. Similarly, angular momentum quantum number gives the locality. यहाँ भैया यहाँ locality ये रही. Similarly, magnetic quantum numbers से हमें उसके orbital का पता लग जाता है. And orbital is like a room, like this. So suppose this is a orbital. It is like a room. You have to imagine it like a room. And in each room, there will be two electrons. There will be two electrons. Okay. So in this particular room, we need to place two electrons. हमें इस room के अंदर बेटा दो electron को डालना है. And both electrons are negatively charged in nature. So of course, suppose यहाँ पे अगर दो बेड लगे हुए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन अपनी मुंडी को ऊपर रख के सोएगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपनी मुंडी को नीचे रख के सोएगा, है ना? वरना दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, there will be some sort of repulsion. To minimize that repulsion, when two electrons are placed in the single orbital, there will be some sort of repulsion, and to minimize that repulsion, those electrons will be rotating in the opposite direction, ताकि उनका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर सके. तो एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा. तो स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ms से, और इसकी दो ही वैल्यूज होती हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. नाउ यू माइट थिंक सर इनमें से क्लॉकवाइज वाला कौन सा है, सर इनमें से एंटी क्लॉकवाइज वाला कौन सा है? भाई कोई भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं होता है. ठीक है, अगर आप प्लस हाफ वाले को क्लॉकवाइज देख रहे हो तो माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और अगर आप प्लस हाफ वाले को एंटी देख रहे हो तो माइनस हाफ वाला क्लॉकवाइज हो जाएगा. सिंपली लाइक दैट ओनली. So spin quantum number is basically used to distinguish the spin of the electrons which are lying in the same orbitals, ताकि इन दोनों की स्पिन को इस तरीके से distinguish कर सकें. So this was a basic role of all the four quantum numbers, right? हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ लिया, azimuthal क्वांटम नंबर पढ़ लिया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ लिया, स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ लिया. We also studied different shapes of the orbitals. What is the basic difference between the orbits and orbitals? So I want you guys to complete your notes. In the next class, we will be discussing the notes. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बातें करने वाले हैं नोट्स की. वी विल आल्सो टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, एंड देन वी विल सी सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द क्वांटम मॉडल पार्ट. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, कीप स्टडीइंग, कीप एंजॉयिंग.